हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3 हमारे चैप्टर नंबर 7 का। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर जो हमने सेकंड पार्ट किया था पार्ट 2, उसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था। यानी कौन सा ऐसा उद्देश्य था जो 2017-18 के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था। भारत को रूपांतरित करना, भारत को स्वच्छ बनाना, भारत को शिक्षित करना, या फिर भारत को ऊर्जावान बनाना। कोई सा भी नहीं था या एक से ज्यादा थे। ये 2018 का क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन है। तो बजट के उद्देश्य आपको पता ही है कि हर साल आपके बजट को तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि बजट से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो भारत को शिक्षित करना, ये जो ऑप्शन है, ये 2017-18 के संघीय बजट के अंदर एक उद्देश्य नहीं था। 1 फरवरी 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री, यानी उस टाइम पे जो वित्त मंत्री थे, अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, हमें पता है कि हमें अपने लोगों के लिए और अधिक करने की जरूरत है। हमारा एजेंडा भारत को बदलने, ऊर्जा देने और स्वच्छ करने के लिए है। जो टेक इंडिया, टीईसी इंडिया, ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लेंस इंडिया, स्लीज इंडिया होगा ना, सॉरी स्लीज इंडिया है। तो आपने देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या बातें बोली गई कि एनर्जाइज करना है यानी ऊर्जावान बनाना है, क्लीन करना है यानी कि स्वच्छ बनाना है, ट्रांसफॉर्म करना है यानी रूपांतरित करना है, पर शिक्षित करना कोई भी उद्देश्य हमारा नहीं था 2017 के बजट के हिसाब से। सॉरी, थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया है। मैं एक्चुअली इस पेज के ऊपर जो है ना, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ। इसके ऊपर वाले पेज पे पेन पूरा चल रहा है, इस पेज पे नहीं चल रहा है, इसके नीचे वाले पेज पे फिर पूरा चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर पूरा चल रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कर दीजिए और एक पेज जो है वो विदाउट इसके पढ़ लो। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है, सारे आंसर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 52 की, तो समय अवधि 2008-10 के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा एक मद केंद्र सरकार के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है। यानी 2008 से 10 की अगर हम बात करते हैं, तो इनमें से कौन सी चीज है जिस पर सबसे ज्यादा केंद्र सरकार ने चालू खाते में से खर्च किया है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय या प्रमुख सहायक आय। तो अगर इनमें से बात करें तो सबसे ज्यादा हमने पहले भी पढ़ा था कि भारत का एक बहुत बड़ा एरिया जो है व्यय का, वो कौन ले जाता है, ब्याज ले जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, जो कि है ब्याज। समय अवधि 2008 से 10 के मध्य केंद्र सरकार के राजस्व या चालू खाते में व्यय का सबसे प्रमुख मद ब्याज अदायगी थी। इसके पश्चात क्रमशः सहायिकाएं एवं रक्षा व्यय का स्थान था। यानी सबसे पहले ब्याज, उसके बाद सहायिकाएं और उसके बाद रक्षा व्यय। सहायिकाएं मतलब जो योजनाओं को सहायता करने के लिए जो खर्चा हो रहा होता है। ठीक है, प्रमुख सहायिकाएं। वर्तमान बजट 2021-22 की बात करें तो उसमें भी ब्याज ही सबसे बड़ा जो है हमारा है। हमारा 20% से ज्यादा चालू खाते का खर्चा जो है वो किस में जाता है, ब्याज में जाता है। वही अगर मैं क्वेश्चन नंबर 53 की बात करूं, तो केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद है। यानी कि अगर चालू खाते में बोले तो सबसे ज्यादा किस पे खर्चा हो रहा है, तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्याज, क्योंकि ब्याज के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 54 ये कहता है कि संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन सा, यानी राजस्व व्यय का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट मद है वो कौन सा है। प्रमुख आर्थिक सहाय, पेंशन, वेतन तथा भत्ते और ब्याज अदायगी। हमने ऊपर ही पढ़ा था कि राजस्व आय की बात करें चाहे चालू खाते की बात करें, हर एक में हमारा ब्याज जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ब्याज। पता नहीं ये एरर क्यों आ गया। दिए गए विकल्पों में से अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो दिए गए विकल्पों में से संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद ब्याज अदायगी ही है। वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में ब्याज भुगतान जीडीपी का लगभग 3.63% अनुमानित किया गया। यानी ब्याज जो है वो जीडीपी में कितना दिया गया, 3.63% जो है सिर्फ ब्याज दिया गया है। बजट 2021-22 में ब्याज भुगतान हेतु कुल 8,09,701 करोड़ रुपए अनुमानित है,
जो वर्ष 2020-21 के बजट के अनुमान 7,08,203 करोड़ रुपए के लगभग 14.33%, जबकि उसी वर्ष के संशोधित अनुमान 6,92,900 करोड़ के लगभग 16.86% अधिक है। यानी अगर 21-22 में बात करते हैं तो 20-21 का जो बजट का अनुमान था वो 7 लाख करोड़ का था, जबकि हुआ कितना था संशोधित, वो 6,92,000 करोड़। तो अगर इन दोनों के हिसाब से करें तो जो 2021 का अनुमान है उसके अंदर इस हिसाब से 14.33% अधिक है और इसके हिसाब से 16.8866% जो है वो अधिक है। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है? यानी अगर मैं केंद्रीय बजट की बात करता हूं तो राजस्व व्यय का सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है? तो हमने बार बार पढ़ा है ब्याज, सी पे ब्याज है, तो ब्याज ही सबसे बड़ा राजस्व का क्या है? खर्चा। सबसे ज्यादा ब्याज पे ही पैसा खर्च हो रहा है। चाहे हम प्रश्नकाल की बात करें, चाहे हम वर्तमान केंद्रीय बजट अनुमान 2021-22 की बात करें, राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज की अदायगी यानी 20% ही है। हालांकि बजट अनुमान 2017-18 से केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय व्ययों के योजना एवं गैर योजनागत व्ययों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए व्यय को केवल राजस्व और पूंजीगत व्यय के रूप में ही वर्गीकृत किया जा रहा है। यानी 2017-18 से पहले क्या होता था, अगर मैं बात करता हूँ 2017 और 18 से पहले, तो उस टाइम पे क्या होता था, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय भी होते थे। पर 2017-18 के बाद क्या कह दिया गया कि भैया ये व्यय नहीं होंगे, 2000 योजनागत और गैर योजनागत नहीं होंगे, अब सिर्फ क्या होंगे, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, यही दो प्रकार के व्यय होंगे। ठीक है। वर्ष 2020-21 के जो हमारे अनुमान होते हैं में कुल राजस्व व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर 29,29,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से ब्याज का हिस्सा कितने का है? 8,09,701 करोड़ का। मुख्य उत्पादन पे कितना है? 36,69,898.88 करोड़ और रक्षा पर है 3,47,088 करोड़ रुपए। तो टोटल ये हमारा जो है खर्चा आ रहा है। ठीक। नेक्स्ट अगेन हम बात करते हैं कि ब्याज भुगतान एक आइटम है। ब्याज भुगतान कौन से का है? राजस्व व्यय का, पूंजीगत व्यय का, योजना व्यय का, उपयुक्त में से कोई नहीं, सीधा सा राजस्व व्यय। कितनी बार पढ़ चुके हैं हम लोग? राजस्व व्यय। ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्व प्रमुख मद कौन है? यानी वही अगर हम बात करते हैं कि जितनी भी आय होती है उनके ऊपर संघ सरकार का जो मेन खर्चा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ब्याज। बी पर है ब्याज। यानी सिंपल सी बात, सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मद जो है व्यय की वो ब्याज ही है। चाहे वो पहले की 2008 से बात कर रहे हो या अभी तक की बात कर रहे हो, सब में। क्वेश्चन नंबर 58, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है। कोई सा भी साल हो, अभी फिलहाल में सब में क्या रहा है? ब्याज रहा है। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ब्याज ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय सरकार के गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ी मद है? तो योजनागत हो गैर योजनागत हो, 2017-18 से पहले की अगर मैं बात करता हूं, योजना तो बाद में लाई गई ना, लेकिन अगर 2017-18 से पहले की बात करता हूं तो उस टाइम पर योजना और योजनागत व्यय भी आते थे। तो उस टाइम पर भी क्या है? ब्याज हमारा करेक्ट है। अब मुझे ना ये टेक्निकल प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। देखो इस पेज पे लिख रहा है, इस पेज पे नहीं लिख रहा है। मुझे एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है कोई इश्यू हो, बट इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो क्योंकि अब हम करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ी मद क्या है? यानी केंद्र सरकार के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा खर्चा क्या है? अगेन इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, योजनागत की बात करो, गैर योजनागत की बात करो, कुछ भी करो, सब में क्या है? ब्याज। ब्याज को तो रट ही लो आपकी, ब्याज सबसे बड़ा क्या है? मद है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करते हैं, अब यहां से क्वेश्चन थोड़े चेंज होते हैं। शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी शासन के बारे में अगर आप बात करते हैं तो निम्नलिखित पर बात कीजिए। पहला, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह को प्रोत्साहित देना। शासन का मतलब क्या है? एफडीआई का अंदर लाना। दूसरा, उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण करना, यानी कि हायर एजुकेशन को क्या करना? प्राइवेटाइज्ड करना।
अधिकारी तंत्र की डाउन साइजिंग करना, यानी कि अधिकार जो है यानी अथॉरिटीज को कम करना, डाउन साइज करना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर की बिक्री यानी कि ऑफलोडिंग करना, यानी जो हमारे सरकारी कंपनियां उनके शेयर्स को क्या करना, बेच देना। तो निम्नलिखित में से बोला हुआ है कि उनमें से चारों में से कौन से उपाय भारत के राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने के रूप में काम आ सकते हैं। राजकोषीय घाटे को यानी टोटल जो हमारा होता है फिस्कल डेफिसिट, उसके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए हम कौन सा कर सकते हैं। तो निजीकरण करना नहीं होगा, एफडीआई को लाना नहीं होगा। इन दोनों से हमारा ये घाटा जो है वो कम नहीं होगा। हमारे जो घाटा कम करने के तरीके हैं वो ये है, केवल 3 और 4, आधिकारिक तंत्र को डाउनसाइज करना और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री। ठीक है, क्या बोला हुआ है, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण संस्थागत सुधार के द्वारा पाया जा सकता है। संस्थागत यानी कि सिर्फ सरकार के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर सुधार करके। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना या उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण राजकोषीय घाटे के नियंत्रण का उपाय नहीं है, जबकि बाकी के विकल्प 3 और 4 राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण के उपयोग के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यानी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है, यानी हमारा राजकोषीय घाटा ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 3.3%, 3%, 3.5% या 3%। यहां पर याद रखें कि ये जीडीपी बोल रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जबकि ये बोल रहा है जीएनपी। फिर यहां पर जीडीपी है और ये भी जीडीपी है। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 3% जीएनपी का और ये जीडीपी का है। तो सरकार ने कहा था 2019-20 में कि भैया 3.3% रख लेंगे जीडीपी का, 3.3%। बजट वर्ष 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 का राजकोषीय घाटा 3.3% अनुमानित था, जबकि वर्ष 2020-21 के लिए 3.5% के लिए माना गया कि भैया तो वहां तो 3.3 का नुकसान था या 3.5 का नुकसान हो सकता है। 2019-20 का ही अगर हम संशोधित अनुमानों की बात करें तो उसमें राजकोषीय घाटा 3.8 था, यानी पहले माना जा रहा था कि 3.3% होगा, पर जो घाटा हुआ था वो एक्चुअली 3.8% के करीब था। जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में जो माना जा रहा था पहले कि 3.5% होगा, क्योंकि कोरोना वगैरह आ गया था तो टोटल फाइनल कितना पहुंच गया था वो 9.5% का। अभी भी इसके लिए क्या बोला गया है कि 2021-22 की अगर हम बात करें तो ये 6.8 तक रह सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। 2000 और 2001 की केंद्रीय बजट के राजकोषीय घाटे को स्थिर रखा गया कितने पे, कौन सी परसेंट पे, 4.1% पे, 4.5% पे, कौन से परसेंटेज पे, और 2 ऑप्शन ऊपर होंगे। 5.1 के परसेंट पे या 5.9 के परसेंट पे। सन 2000 का है, उस टाइम के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे 5.1 पर क्या किया गया था, रोक दिया गया था। तो प्रश्नकाल के हिसाब से सी सही उत्तर है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, 2021-22 का जो हमारा अनुमान होता है, बजट अनुमान होता है, में राजकोषीय घाटा अभी कितना बोला गया है, 6.8% का अनुमान किया गया है। 2020-21 में इसका अनुमान कितना था, 3.5 का। लेकिन जो संशोधित अनुमान आए थे, बजट अनुमान में 3.5 था, लेकिन जब संशोधित किया गया था उन्हीं अनुमानों को तो ये 9.5% आ गया था। क्योंकि आप लोगों को बताया ना मैंने कि कोरोना, उसी टाइम पे कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, बहुत सारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई, तो इस वजह से 9.5% की बात हो गई थी। इन सब चीजों के लिए तो आप लोग जब भी एग्जाम दोगे आपको करंट बजट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें आपको वहीं से मिलेंगी। तो करंट बजट तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर मैं बात करता हूं तो राजकोषीय घाटा है जीडीपी अनुपात सर्वाधिक रहा है, यानी राजकोषीय घाटा और जीडीपी के बीच का जो अनुपात है वो सबसे ज्यादा कौन से साल में रहा है। तो 2015 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम के अगर हम हिसाब से बात करते तो वो क्या बोला हुआ है, उस टाइम के हिसाब से अगर हम बात करते तो 2014, 15, 12, 13, 13, 14 या 11, 12, तो 11, 12 में उस टाइम के हिसाब से सबसे ज्यादा गैप जो रहा है वो किस में रहा है, 11, 12 में रहा है। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी के हिसाब से तो 20-21 हो जाएगा, क्योंकि 3.5 से सीधा 9.5 आप खुद ही समझ सकते हो। यही बोला हुआ है कि प्रश्न काल में विकल्प डी सही उत्तर था। वर्तमान स्थिति हेतु उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखे, तो यानी कि वर्तमान में हमने ऊपर देख लिया। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। वर्ष 1995-96 में केंद्र सरकार की आगम आय में तट कर यानी कि टैरिफ
तथा उत्पादन कर का योगदान था, यानी टैरिफ का और प्रोडक्शन टैक्स का जो अनुदान था वो कितना था, 1995-96 की बात करें तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर स्टार लगा रखा है, क्योंकि वो काफी पुराना क्वेश्चन है। अभी हम देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। वर्ष 1995-96 में केंद्र सरकार की आगम या राजस्व आय में तटकर या का योगदान 28.4%, जबकि उत्पादन कर का योगदान 41.2% था। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दिया जाता हूं तो जोड़ देता हूं 28 प्लस 41, तो ऐसे ही 69 हो गया। 69 इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए चारों के चारों ही ऑप्शन क्या है, गलत है। इस प्रश्न का इसी प्रकार प्रश्न काल के संदर्भ में कोई भी विकल्प सही नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं 2021-22 की हमने करंट ईयर की बात करूं तो सकल राजस्व प्राप्तियां जो कि कितनी है, 17,88,424 करोड़ रुपए में सीमा शुल्क की बात करते हैं, जो कि पहले तटकर बोला हुआ है, अब उसी को क्या बोलते हैं, सीमा शुल्क, तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क का योगदान जो है 7.6% और 18.73% है। तो अगर आप जोड़ लेते हो तो कितना हो गया, 7 6 13 और 18 और 8 26, 26.33 हो जाएगा, 26.33%, दोनों को ऐड करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। कभी कभी समाचार में आने वाले पद, यानी कि कुछ कुछ चीजें होती है जैसे व्यापारी छूट दर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है, यानी इसका मतलब क्या होता है, व्यापारी छूट दर का मतलब क्या होता है। यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन देनों के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग करने पर वापसी दी जाने वाली राशि है। यह डिस्काउंट रेट जो है इसका मतलब क्या है, यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहक के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। तो इन चारों में से क्या है ये डिस्काउंट रेट, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है, डिस्काउंट रेट, मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये चीज है। व्यापारी छूट दर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट बैंक द्वारा व्यापारियों पर लगाया जाने वाला शुल्क है। यह व्यापारियों पर उनके ग्राहकों से डेबिट कार्ड से भुगतान प्राप्ति की स्थिति में लगाया जाता है। जैसे एक दुकानदार है, आप कस्टमर हो, ठीक है, वैसे मैं समझा नहीं रहा हूं ज्यादातर, आप कस्टमर हो, आप शॉपकीपर के पास जाते हो, ठीक है, आप उसे डेबिट कार्ड से पे करते हो, ठीक है, इसने एक्सेप्ट किया डेबिट कार्ड को, तो बैंक जो है, बैंक इसके ऊपर क्या करेगा, चार्जेस लगाएगा। तो वो जो चार्ज लगाएगा वही क्या कहलाएगा, हमारा मर्चेंट डिस्काउंट रेट। क्वेश्चन नंबर 67, केंद्र सरकार की सकल कर आय में वृद्धि सर्वाधिक थी, यानी सकल कर आय में सबसे ज्यादा जो इनकम थी वो कौन से साल में हुई थी, 13-14 में, 14-15 में, 15-16 में, 16-17 में। 2017 का ये क्वेश्चन है। तो जिस टाइम पर ये क्वेश्चन आया है तो उस टाइम के हिसाब से डी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी 16-17 में हुआ था। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं 2020-21 की, तो अप्रैल नवंबर 2020-21 में सकल कर राजस्व वृद्धि दर विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में ऋणात्मक 12.6% रही है। यानी कि क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि 2020-21 से पहले 2019-20 की बात होगी, तो 2019-20 में हमने जितना जमा किया और 2020-19 में इसमें कितने का कमी आ गई है, 12.6% की कमी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। 1996-97 में संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है, यानी 1996-97 की बात करें तो क्या बोला गया है, जीडीपी का 5%, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 5.9%, जीएनपी राष्ट्रीय उत्पाद का
अच्छा जीडीपी नहीं, घरेलू नहीं है, जीएनपी ही है 6.8%, और जीएनपी का 7.5%। तो उस टाइम के हिसाब से 96-97 की बात हो रही है, 1996 थोड़ा ज्यादा पुराना क्वेश्चन हो गया, तो उस टाइम पर 5% का रखा गया था, जीएनपी का 5%। तो प्रश्नकाल में विकल्प ए सही उत्तर था। बजट अनुमान 2021-22 की अगर हम बात करते हैं तो राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 6.8% लक्ष्य रखा गया है कि भैया 6.8% तक का नुकसान हो सकता है। वहीं पर अगर हम बात करते तो जो हमारे संशोधित अनुमान थे 2020-21 के, उसमें ये घाटा 9.5% पहुंच गया था, किससे? बजट अनुमान के 3.5% की अपेक्षा में। बजट में अनुमान लगाया गया 3.5 का, लेकिन बाद में देखा गया 9.5% का। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर मैं बात करता हूं तो वर्ष 2000 और 2001 और 2002 बजट के अनुसार भारत का चालू राजकोषीय घाटा कितना है? 2001 और 2 की बात हो रही है, तो उस टाइम पर, क्योंकि ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया, 5 में पूछा गया, 2002 में पूछा गया है, इसका मतलब है कि 2005 में क्वेश्चन आने का मतलब है कि आपको पिछले 5 से 6 सालों के बारे में, बजट के बारे में याद होना चाहिए। 2005 में अगर 2001-2 का पूछा जा रहा है तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो, 5-6 सालों का तो आपको पता होना चाहिए। भारत का चालू राजकोषीय घाटा कितना था? 4.7, 5.1, 5.5 या 6.1? तो चालू उस टाइम पे कितना था? 4.7 जो था हमारा राजकोषीय घाटा था। प्रश्न काल में विकल्प ए सही उत्तर है। 2020-21 की अगर हम बात करते हैं तो 2021-22 में राजकोषीय घाटा जो है वो 15,06,812 करोड़ अनुमानित है, जो कि जीडीपी का 6.8% है। ठीक है, ये 2021-22 की बात हो रही है। 20-21 में कितना था? 9.5%। 2009-10 के बजट में वित्तीय घाटा रखा गया, तो आप ये देख रहे हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी जितने भी आ रहे हैं घाटों से रिलेटेड, सारे बजट के घाटों से रिलेटेड है। तो बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है इस चैप्टर के अंदर। 2010 का क्वेश्चन है कि 2009-10 में कितना था वित्तीय घाटा? तो 3.5, 5.6, 6.8 और 7.2, तो उस टाइम पे 6.8 था। अच्छी बात यह है कि 2021-22 के लिए भी यही बोला जा रहा है। ठीक है, 6.8, 6.8। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। ठीक है, देखो ये तो इन्होंने खुद ही बोल दिया कि प्रश्न काल में सी सही है। वर्तमान के टाइम पे हमने बात की ना, 6.8% की बात हो रही है वर्तमान में। तो क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर रहे हैं। 2090-91 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रह गया था? 1992 का क्वेश्चन है, 90-91 के बारे में पूछा हुआ है। बात वही होती है कि अगर आप 2021 में पेपर देने जा रहे हैं तो आपको 2015 से लेकर के 2020 तक के सारे घाटे वाटे सब याद होने चाहिए। ठीक है, प्रश्नकाल के टाइम की बात करते हैं तो उस हिसाब से पहला ऑप्शन देख लेते हैं। 8.4%, 6.5%, 9.1% और 11.0%। तो क्या बोला हुआ है कि अगर हम 1990-91 की बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर है 6.5%। सकल घरेलू घाटा कितना था? 6.5% था। उस टाइम पर बी करेक्ट आंसर था, लेकिन अगर 20-21 के हम बजट अनुमान की बात करें तो वो 3.5% था, और 2021-22 का ये 6.8% था। ये कौन सा? बजट अनुमान। लेकिन अगर मैं 2020-21 के संशोधित अनुमानों की बात करता हूं तो यही 3.5% कितना हो गया था? 9.5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। 2011-12 वित्तीय वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में अति वरिष्ठ नागरिकों की एक नई श्रेणी आयकर के उद्देश्य से बनाई गई। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आच्छादित होंगे जिनकी उम्र होगी, यानी 2011-12 में सीनियर सिटीजन के लिए क्या कर दिया? सुपर सीनियर सिटीजन, अति वरिष्ठ नागरिक कर दिया। सीनियर सिटीजन नहीं, उससे भी ऊपर। तो उसके अंदर कौन से एज ग्रुप को रखा गया? 70 ईयर या इससे अधिक, 75 ईयर या इससे अधिक, 80 वर्ष या इससे अधिक, या 85 वर्ष इससे अधिक। तो अगर मैं उस टाइम की बात करता हूं तो ये 80 वर्ष वाला जो है ये रखा गया है हमारा सुपर सीनियर कैटेगरी के अंदर। एक तो होता है सीनियर सिटीजन, एक सुपर सीनियर सिटीजन हो गए। तो वित्त वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट यानी 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के लिए अति वरिष्ठ नागरिकों की एक नई श्रेणी आयकर के संदर्भ में बनाई गई। इस श्रेणी के व्यक्तियों को की 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय आयकर से मुक्त रखी गई थी उस टाइम पे। अब ये थोड़ी बढ़ गई है लिमिट, ये लिमिट थोड़ी ज्यादा हो गई है। ठीक है, 60 से 80 साल के बीच में, जो 60 से ज्यादा हो लेकिन 80 से कम हो, उनके लिए 3 लाख रुपए तक बोला गया था कि हम क्या रखेंगे? फ्री रखेंगे। ठीक है,
लेकिन अभी जो स्लैब है उस स्लैब के हिसाब से ये चीजें चेंज है। अभी इनका शायद 10 लाख के ऊपर है, अति वरिष्ठ वालों का तो 10 लाख के ऊपर है, क्योंकि 5 लाख तक तो अब नॉर्मल का ही कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 73, फरवरी 1997 के राष्ट्रीय बजट के लोकप्रिय होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? 1997 का जो बजट था वो सबसे ज्यादा फेमस था, उसका मेन रीजन क्या था? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, बजट घाटे में कमी, केंद्र कर्मचारियों के वेतन वृद्धि में इत्यादि, या प्राय सभी करों में कमी? तो देखो, आम आदमी की बात सोच के करो ऐसे क्वेश्चन में, तो आम आदमी उससे खुश होगा जिस चीज में उसको फायदा हो। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण एक पॉइंट था, लेकिन उसे डायरेक्ट उसके बारे में उतना पता नहीं चलता, उसे डायरेक्ट पता चलता है टैक्सेस के बारे में। तो क्योंकि सभी टैक्सेस में कमी की गई थी, इसीलिए वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत 1997-98 के बजट में प्राय सभी करों की दर में कमी की गई थी। व्यक्तिगत आय करों की दर पूर्व 15%, 30% और 40% से कम करके 15 वाली कैटेगरी में 10%, 30 वाली कैटेगरी में 20% और 40 वाली कैटेगरी को 30%, जबकि निगम कर में 48 से घटाकर 35% और सीमा शुल्क की उच्चतम दर 50 से घटा के 40% कर दिया गया था, यानी सारे टैक्सेस कम कर दिए गए थे। वही क्वेश्चन अगर 74 की अगर मैं बात करता हूं, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, क्या बोला हुआ है? कथन ये है कि भारत में शून्य आधार बजट परिवर्तित किया गया है। ओके, और कारण, शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है। बोला इनमें से कौन सा करेक्ट है? क्या ये दोनों करेक्ट है और ये इसका सही कारण है या नहीं है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है यानी कारण जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, यानी कारण अलग बात कर रहा है और ये अलग बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी है, वो कहता है कि भाई दोनों सही है और कारण जो है वो बिल्कुल कथन से रिलेट करता है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत, और चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये कि हाँ सही बात है, भारत में शून्य आधार बजट परिवर्तित किया गया है और इसमें बजट बनाने से पहले ही विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है। दोनों ही करेक्ट बात है। ठीक है, भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम वर्ष 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में और बाद में वर्ष 1986-87 में समस्त मंत्रालयों में लागू किया गया। शून्य आधारित बजट में प्रत्येक योजना को शून्य से प्रारंभ मानकर पुनः समीक्षा की जाती है, यानी बजट बनाने से पहले ही उनके ऊपर कैलकुलेशन करो। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है और कारण जो है वो सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 75, किसी देश में आय का पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान और प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान। शुद्ध हिंदी है, बेसिकली बात ये हो रही है कि जो आप खर्चा कर रहे हो उससे हम लोग क्या करें, टैक्स ले ले, जो आपका टोटल प्रति बढ़ता हुआ खर्चा है उसके हिसाब से हम लोग कर ले ले। कौन सा तरीका ले ले, कौन सा प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाए आपके ऊपर? ठीक है, प्रगामी कर का मतलब हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स और प्रगामी व्यय का मतलब हो गया प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर यही है कि प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ा दो। बेस्ट तरीका यही है। आय का वितरण करने का तरीका यह है कि अगर इनकम बढ़ रही है तो भैया टैक्स बढ़ा दो। अगर इनकम बढ़ रही है और आपने टैक्स घटा दिए तो इससे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं होगा। आपकी इनकम बढ़ रही है, आप टैक्स भी बढ़ा दो। 1996 का क्वेश्चन है, आईएएस प्री का है। प्रगामी कर यानी प्रोग्रेसिव टैक्स आय के पुनर्वितरण का सर्वोत्तम तरीका है, समझा जाता है। प्रगामी करारोपण में आय वृद्धि के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। फलतः इस करारोपण के अधीन धनी व्यक्ति अधिक कर, जबकि गरीब और अल्प आय वाला व्यक्ति कम कर अदा करता है। साथ ही प्रगामी यानी प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर से निचले स्तर के व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प ए है, यानी कि ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी के साथ हमने 30% क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 250 क्वेश्चन है और हमने 75 कंप्लीट कर लिए हैं।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। राज्यों का वर्तमान राजकोषीय घाटा पहुंच गया है। राज्यों का, अगर मैं 2000 की बात हो रही है, प्रश्नकाल के टाइम के हिसाब की बात हो रही है, तो अगर राजकोषीय घाटे की बात करते हैं तो 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1 लाख करोड़। तो जिस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था उस टाइम के हिसाब से 1 लाख करोड़ तक राजकोषीय घाटा पहुंच गया था। जबकि वर्ष 2021-22 का जो बजटीय अनुमान है तथा 2020-21 का जो संशोधित अनुमान था उसमें भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% और 9.5% अनुमानित है। अभी हमने बात किया ना घाटा कितना है, 6.8%, और उस टाइम पे कितना था, 9.5%। अक्टूबर 2020 में आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुसार वर्ष 2020 का जो बजटीय अनुमान संयुक्त में राज्यों का संयुक्त घाटा 2.8% यानी कि 6.26 लाख करोड़ रुपए रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 77, वर्ष 2012-13 के बजट में अनुदानों पर किए जाने वाले व्यय को सीमित करने का प्रस्ताव किया गया, यानी जितना भी आपको अनुदान वगैरह के ऊपर खर्च किया जाता है उसको क्या कहा गया 2012-13 में, कि भैया ऐसा है जीडीपी का 4% कर लो, या जीडीपी का 3.5%, जीडीपी का ही 3%, या फिर जीडीपी का 2%। तो जिस टाइम की बात हो रही है 2013 की बात हो रही है, तो उस टाइम पे बोला गया कि 2%। ऐसा आप अनुदानों पर जो खर्चा करते हो, डोनेशन वगैरह पे जो खर्चा करते हो, उसे जीडीपी का 2% रख लो, 2% से ज्यादा खर्च अभी ना किया जाए। वर्ष 2012-13 के बजट में सब्सिडी पर किए जाने वाले व्यय जीडीपी वही हो गया ना अनुदान के 2% तक रखने का प्रस्ताव किया गया। बजट 2021-22 में कुल सब्सिडी व्यय 3,69,898.88 करोड़ रुपए, जीडीपी 22 लाख ही है, पॉइंट नहीं है ना, नहीं पॉइंट नहीं है ना, 2,22,87,369 करोड़ रुपए का 1.66% रहने का अनुमान है, यानी तब 2.2% बोला गया था, अभी बोला है 1.66%। हालांकि वर्ष 2020-21 के अगर हम लोग संशोधित अनुमानों की बात करते हैं तो ये जीडीपी का 2.9% रहा था, कितना, 6,48,733.40 करोड़ रुपए। तो ये 2.9%, 1% रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। वर्ष प्रति वर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही की जा रही है? एक कार्यवाही है, कार्यवाही है, कौन सी की जा रही है? राजस्व व्यय में कमी लाना, नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना, उत्पादन यानी सब्सिडी का युक्तिकरण करना, या उद्योगों का विस्तार करना। एक आप सिंपल सी बात समझो, घाटे को कम करना है। तो अगर हमें घाटे को कम करना है तो सबसे पहली चीज तो राजस्व व्यय में कमी लानी होगी। पूंजीगत के ऊपर ये काम जल्दी नहीं करेगा, आपको राजस्व के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। और दूसरा, सब्सिडीज को आपको क्या करना पड़ेगा, युक्तिकरण तरीके से करना पड़ेगा। ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में किया था सेम तरीके का। तो यानी ये दो तरीके हैं जिससे क्या होगा, आपका बजटीय घाटा कम होगा। क्योंकि जब आप नई योजनाएं लाओगे तो इससे तो आपका क्या होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, और अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो घाटा कम कैसे होगा? अगर आप उद्योगों का, नए नए बिजनेस का विस्तार कर रहे हो तो भी एक्सपेंस बढ़ेगा, तो भी आपका क्या कहते हैं, घाटा कम कैसे होगा? अगर आपके खर्चे बढ़ेंगे तो घाटा कैसे होगा? ठीक है, तो मतलब घाटा कम कैसे होगा? तो इसलिए 1 और 3 होगा हमारा, ए करेक्ट आंसर है। सरकार द्वारा बढ़ रहे घाटों को नियंत्रित करने के लिए सब्सिडी का युक्तिकरण करना जरूरी है और राजस्व व्यय में कमी और चालू खाते में घाटे को कम किया जाता है। इसके विपरीत सार्वजनिक व्यय बजट घाटे को और बढ़ाता है, यानी अगर हम सार्वजनिक व्यय करते हैं तो ये बजट घाटा क्या होगा, हमारा बढ़ता चला जाएगा। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति को कम करके और सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता पर जोर देकर नए करों के नियुक्तिकरण द्वारा भी घाटे को कम किया जाता है। यानी बेसिकली जहां जहां से आप अपना खर्च कम कर सकते हो वो कम करो, और आय बढ़ा सकते हो आय बढ़ाओ। इन तरीकों से ही आप घाटा कम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। भारतीय लोक वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दरों पर निर्भर होते हैं। सेकंड, निरंतर अधिक ऋण ने अर्थव्यवस्था में वास्तविक ब्याज दरों को ऊंचा रखा है। ये बात तो बिल्कुल सही है। खैर, हाल ही के वर्षों में राजकोषीय घाटे और सकल घरेलू उत्पाद
के बीच बढ़ते अनुपात पर निजी निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो सी बात है, जब घाटा बढ़ता जाएगा, जीडीपी घटती जाएगी, तो निवेश तो कम होंगे ही, बिल्कुल करेक्ट है, हुआ है ये। और ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार के योजनातर राजस्व व्यय का अकेला सबसे बड़ा घटक है। ये तो अभी आज ही इतनी बार पढ़ा है कि ये बात तो पता है कि ये तो करेक्ट है ही है। ये जो है ना, ये चीज सिर्फ यही मुझे गलत लग रही है, तो पहला नहीं होगा, बाकी 2 3 4 होंगे। तो 2 3 4 सी, ओ माय गॉड, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो ठीक है, ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्नगत विकल्पों में से प्रथम विकल्प यानी पहले वाले को छोड़कर सभी विकल्प सत्य है। केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दरों पर निर्भर न होकर के वर्तमान विनिमय दरों पर आधारित होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। संघ सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला प्रारंभिक घाटा, राजकोषीय घाटा, आगम घाटा। उनकी मात्रा को घटते हुए क्रम में सही तरीके से लिखिए। ये 2002 में भी है, 2003 में भी क्वेश्चन, तो उस हिसाब से आंकड़ों में फर्क पड़ा होगा। बजट घाटे की अगर हम बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर है कि सबसे सबसे घटते हुए क्रम में लिखना है ना। सबसे ज्यादा घाटा राजकोषीय घाटे में होता है, फिर उसके बाद आगम घाटा और उसके बाद प्राथमिक घाटा। तो ये हमारे 3 सब घाटों के सबसे तरीके हैं। ठीक है, तो प्रश्नकाल के दौरान की बात करूं या वर्तमान की बात करूं, क्योंकि ये देखिए 2021-22 भी दे रखा है, 20-21 भी दे रखा है, 20-21, 19-20 सबकी अगर मैं बात करता हूं तो हमारा याद है 4.6, 3.5, 9.5 और 6.8। यहाँ पर 3.3, 2.7, 7.5, 5.1। अगर मैं अमाउंट की भी बात करूं तो अमाउंट की हिसाब से ही देख लेते हैं। यहाँ पर अमाउंट देख लो, 32,000, 48,000, 66,000, 93,000। तो सबसे ज्यादा क्या है, राजकोषीय घाटा। 69,000, 92,000, 1,14,000, 1,50,000। तो समझ ही गए सबसे ज्यादा क्या है, राजकोषीय घाटा। तो सभी की बात अगर मैं करता हूं तो राजकोषीय घाटा सबसे ज्यादा है, उसके बाद आगम घाटा और उसके बाद प्राथमिक घाटा आता है, वर्तमान में भी और पहले भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। 81 तो थोड़ा बड़ा सा दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 81 जो दे रखा है उसके अंदर हमें सूची 1 और सूची 2 को मिला करके करना है। दोनों के अंदर हमें मिलान करना है। तो देखते क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि राजकोषीय घाटा जो है, बजटीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, बजटीय घाटा क्या होता है, राजस्व क्या होता है। देखो सबसे पहले तो एलिमिनेट कर लेते हैं। राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, राजस्व घाटा, सी का 2। भाई तो क्या एलिमिनेट करोगे, चलो डी एलिमिनेट हो गया क्योंकि 3 में सी का 2 दे रखा है। ओके डन। कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता, ये बजटीय घाटा होता है। कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की घटक, वो क्या होता है हमारा, बजटीय घाटा। बी का 1, बी का 1, बी का 1, बी का 1। भाई बी का 1 यहाँ पर है, ये मेरा करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो इसके हिसाब से ए जो राजस्व घाटा जो होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, ए का 3 है, यानी कि ऋण दानों को घटा करके कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता, ये हमारा हो गया राजकोषीय घाटा। और ये जो है आमने सामने दे रखा है कि प्राथमिक घाटा जो होता है वो ऋण दानों और ब्याज की अदायगी को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता होती है। तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, वाओ, ए हमारा करेक्ट आंसर है। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाया जाता है। तो प्राथमिक घाटा इज राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। बजटीय घाटा होता है कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। राजस्व घाटा होता है राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। ठीक है, राजकोषीय घाटा जो होता है वो क्या होता है कि आपका जो बजटीय घाटा है उसमें से कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय जो है उसमें आप क्या जोड़ दे, सरकार का ऋण और अन्य देयताएं जोड़ दे। जबकि राजकोषीय घाटा जो होता है उसका मतलब होता है राजस्व प्राप्तियां जमा ऋण से प्राप्तियां जमा अन्य प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, यानी सारी चीजों को क्या कर दिया जाता है, राजकोषीय घाटे में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऋण से जो प्राप्त हो रहा है, राजस्व से जो प्राप्त हो रहा है, कोई भी अन्य प्राप्ति हो रही है उसमें से कुल व्यय को माइनस किया जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है, यानी संघीय बजट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है। बजट घाटे तथा आंतरिक एवं बाह्य ऋणादान में निवल वृद्धि का योग, चालू व्यय तथा चालू राजस्व का अंतर, कहते हैं मुद्रीकृत घाटे और बजट घाटे का योग, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणादान में हुई निवल वृद्धि। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बजट घाटे और आंतरिक एवं बाह्य ऋण दानों का निवल योग, ये हमने यहाँ पर पढ़ा भी है। देखो यहाँ पे देखो, राजकोषीय घाटे का मतलब क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां, ऋण की प्राप्तियां और अन्य प्राप्तियां माइनस कुल। तो ये दे नहीं रखा है,
इन तीनों पॉइंट्स को दे रखा है, तो यस ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है? कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां यानी अन्य प्राप्तियां। करेक्ट, यही करेक्ट आंसर है। कुल व्यय कुल प्राप्तियां तो बजट घाटा होता है, बजट डेफिसिट। कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां प्लस विनिवेशों से प्राप्तियां, ये होता नहीं है हमारा कोई ऑप्शन। कुल व्यय निवेशों से प्राप्तियां, ये भी नहीं है, तो घाटे के लिए तो यही दो दे रखे, तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए, यानी सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए, तो अवशेष को कहा जाएगा, तो जो बाकी बच जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? सकल प्राथमिक घाटा, बजट घाटा, मौद्रिक घाटा या फिर राजस्व घाटा? क्या बोला हुआ है? यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज को घटा दिया जाए। मैंने बताया था कि फिस्कल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट को माइनस कर दे तो ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट आता है, यानी जिसको हम लोग प्राथमिक घाटा बोलेंगे, ये हमारा सकल प्राथमिक घाटा, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, राजकोषीय घाटे में से इंटरेस्ट को माइनस करने पर। राजकोषीय घाटा क्या है? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां ना, राजस्व माइनस राजस्व प्राप्तियां नहीं, पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, बजट घाटे का योग तथा सरकार का ब्याज बाजार ऋण तथा दायित्व। बजटीय घाटा क्या बोला? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ये तो कर ही सकते हो आप, इसके बाद ये दो चीजें और जोड़नी है, बाजार ऋण और कोई भी दायित्व वगैरह तो वो भी जोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? यानी अगर मैं बात करता हूं कि भारत सरकार का जो बजट होता है उसके अंदर अगर कुल घाटे की बात करते तो सबसे ज्यादा किसका होता है? राजस्व जो है वो एक हिस्सा होता है, बजटरी डेफिसिट एक हिस्सा होता है। सबसे बड़ा एरिया कौन ले जाता है? राजकोषीय घाटा ले जाता है। फिस्कल डेफिसिट हमारा जो है सबसे बड़ा एरिया होता है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए, यानी प्राथमिक घाटे के अंदर हमने ब्याज को जोड़ दिया, तो ये बराबर होगा किसके? तो एक बात बताओ, जब प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, तो इसका साइड चेंज करूंगा तो ये फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा नहीं बन जाएगा? यही तो हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है किस चीज का? भारत में राजस्व घाटे का मतलब क्या होता है? भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं? नहीं। भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। बिल्कुल ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार सॉरी मेरी तबीयत ना कुछ ज्यादा खराब है एक्चुअली, जुकाम वगैरह की वजह से, इसीलिए मेरे गले की वॉइस भी ऐसी हो रखी है। खैर कोई नहीं, पर आप लोगों के लिए वीडियो तो लाना ही है। भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उधार लेने की आवश्यकता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता राजस्व घाटे का कि भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उधार लेने, नहीं बिल्कुल नहीं। भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से उधार लेने की आवश्यकता है? भाई आप राजस्व की बात कर रहे हो, राजस्व घाटे में आता है हमारा राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन दोनों में ही क्या होता है, ना तो आपकी उधारी बढ़नी चाहिए और ना ही आपकी संपत्ति कम होनी चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, उधार बढ़ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, संपत्ति कम हो जाएगी। इसमें तो वैसे ही बोला हुआ है कि निर्माण करते तो संपत्ति बढ़ जाएगी, नहीं, संपत्ति पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, उधारी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, तो होता है वो राजस्व। राजस्व का मतलब ही हो गया कि ना तो संपत्तियों पे कोई फर्क पड़ेगा ना तो देयताओं पर। उपयुक्त वैसा कोई नहीं है, तो ये इकलौता ऐसा इसमें बोले कि भैया पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होगा, देयताओं के बारे में कोई बात बोली नहीं है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब सरकार का राजस्व व्यय उसके राजस्व आय से अधिक होता है तो उस अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। इसकी पूर्ति के लिए सरकार जो कर्ज लेती है उससे कोई पूंजीगत संपत्ति सृजन नहीं होती, बल्कि केवल परिचालन लागत या दैनिक खर्च की पूर्ति होती है, तो कोई भी असेट नहीं बनता इससे। क्वेश्चन नंबर 89, राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं, राजस्व घाटे में से अगर पूंजी परिसंपत्तियों के लिए जो अनुदान मिला है उसको अगर माइनस कर देते तो हमें क्या मिलेगा? तो राजस्व घाटा, इससे बजटीय घाटा होगा नहीं, प्राथमिक घाटा होगा नहीं, राजकोषीय घाटा होगा नहीं, ये होगा
प्रभावी राजस्व घाटा। पूंजी संपत्ति के लिए जो अनुदान मिला है अगर उसे माइनस कर देते तो आपको प्रभावी राजस्व घाटा मिलता है। प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटा एवं पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान का अंतर है। राजस्व घाटे में से क्या करें, पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए जो यानी कि जो ऐसा अनुदान दिया गया, ऐसा आपको लोन वगैरह मिला है जिससे आप कोई कैपिटल असेट बनाने वाले, कोई कैपिटल संपत्ति बनाने वाले हो, तो उसको राजस्व घाटे में से माइनस कर दो तो आपको प्रभावी राजस्व घाटा मिल जाता है। प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को वित्तीय वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में प्रारंभ किया गया। घाटे की इस अवधारणा को लाने का मुख्य उद्देश्य राजस्व खाते में संरचनात्मक असंतुलनों को व्यक्त करना है। इसे वित्तीय वर्ष 12-13 के बजट के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे में से पूंजी संपत्ति के लिए संबंधित अनुदान बजट 2020-21 और 21-22 के प्रभावी राजस्व घाटे की दर जीडीपी क्रमशः कितनी है 1.8 और 4.1, यानी पहले कम थी अभी थोड़ी ज्यादा हो गई है। जबकि वर्ष 2020-21 का जो संशोधित अनुमान है उसमें ये 6.3 थी, अभी 4.1 का है। देखिए सारे घाटे जो है हमारे 20-21 में बढ़े ही है। रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया ने वो रीजन देखा है कि 20-21 में हमारे घाटे क्यों बढ़े, हमारे हर देश के घाटे क्यों बढ़े हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। बहुत टाइम लग रहा है आज, चलिए। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया, तो हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है कि ये हमारा 11-12 के अंदर लाया गया था। ठीक है, हमने अभी तुरंत ऊपर पढ़ा है कि 11-12 के अंदर प्रभावी केंद्रीय घाटे के अंदर लाया गया है। केंद्रीय बजट के अंदर प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो आया है कब, 11-12 में। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 91, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है। बजट का जो हिसाब किताब होता है वो किसके होता है, आकलन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति या हिसाब किताब जांच समीक्षा समिति। तो यह है सार्वजनिक लेखा समिति, इसके द्वारा इसकी जांच पड़ताल होती है, इसका हिसाब किताब रखा जाता है। ठीक है, तो बजट के हिसाब किताब की जांच सार्वजनिक लोक लेखा सार्वजनिक यानी लोक लेखा समिति यानी पीएसी द्वारा किया जाता है, पब्लिक अकाउंट काउंसिल द्वारा किया जाता है या कमेटी के द्वारा किया जाता है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। विपक्षी दल का कोई सदस्य ही इस समिति का अध्यक्ष होता है, यानी सीधी बात है कोई भी जो सदस्य होगा वो विपक्षी दल का होगा, सरकार का इसका अध्यक्ष नहीं होगा। यह संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। फिर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी है, एक कथन है और एक कारण है, जरा देखते हैं इसको। कथन, राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। कारण, राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर अन्य देवताओं से लेकर के अपने खर्च को पूरा करना। बोला इनमें से कौन सी बात सही है। देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि राजकोषीय घाटा जो होता है वो बजट घाटे से ज्यादा बड़ा होता है, ये तो क्लियर कट है। राजकोषीय घाटे का अर्थ यही, अगर राजकोषीय घाटे को कम करना है तो सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर के ही आप कम कर सकते हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये दोनों करेक्ट और ये इसका करेक्ट ऑप्शन भी है। पहले पढ़ लेते क्या बोला हुआ है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मेरे हिसाब से तो यही करेक्ट आंसर है, इनके हिसाब से भी यही है। वैसे ए और आर दोनों सही है पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है आर ए का, बिल्कुल सही आर ए सही है पर आर गलत है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों सही है, और इसमें भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही सही है। ठीक है, राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। इसका कारण यह है कि बजट घाटा जहां सरकार की कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर होता है, वही राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय और कुल व्यय का अंतर होता है। सरकार की कुल आय का, ये क्या होता है, सरकार के कुल आय और कुल प्राप्तियों का, और ये क्या होता है, कुल आय और कुल व्यय का। सिर्फ प्राप्ति नहीं, कुल आय। सार्वजनिक ऋण और अन्य देयताएं सरकार की प्राप्तियां तो है लेकिन ये सरकार की आय नहीं है, क्योंकि सरकार पर इन्हें लौटाने का दायित्व रहता है। अतः राजकोषीय घाटा बजट घाटे की अपेक्षा में क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 93 पर। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव क्या रहेगा। राजकोषीय घाटा तो ज्यादा ही रहेगा, अधिक ज्यादा ही रहेगा राजकोषीय घाटा। समान या उपरोक्त सही, तो एक करेक्ट आंसर बोला हुआ है। एक करेक्ट आंसर बोला हुआ है।
राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक होता है। राजस्व घाटे में राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का अंतर होता है, जबकि राजकोषीय घाटा में कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के साथ सरकार की देयताओं को भी सम्मिलित किया जाता है। बजट अनुमान 2020-21 के हिसाब से राजस्व और राजकोषीय घाटा क्या था, 2.7 और 3.5, जबकि संशोधित अनुमान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्व था 7.5 और राजकोषीय था 9.5। 21-22 की अगर हम बात करते हैं तो राजस्व 5.1 और राजकोषीय 6.8 रहने का अनुमान है। अभी संशोधित बजट आएगा तो उस अनुमान आएगा, उसमें हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर से वही है, एक कथन है एक कारण है, ये देखना ये दोनों सही है कि नहीं है और दोनों सही एक्सप्लेनेशन करते हैं कि नहीं। भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे का एक इतिहास रहा है, सही बात है, रहा है, बिल्कुल रहा है। भारतीय कृषि में पाश्चात्य देशों की तुलना में राज्य सहायता की मात्रा अधिक है। पहली बात तो केंद्र सरकार का बजट, ये भारतीय कृषि, दोनों बातें ही अलग है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कलेक्ट हो गए। क्योंकि भाई सही व्याख्या है या सही व्याख्या नहीं है ये तो तब हो ना जब दोनों रिलेटेड हो, ये तो रिलेटेड ही नहीं है। तो ये बात तो सही है कि ए सही है, ए गलत तो है नहीं, ये तो मैंने पहले कह दिया था कि ये वाला पॉइंट सही है, तो इसके हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही है, कारण हमारा गलत है, कारण गलत है और कथन सही है। भारतीय कृषि में पाश्चात्य देशों की तुलना में राज्य सहायता की मात्रा अधिक रही है, ये बात गलत है। भारत में राजकोषीय घाटे का एक लंबा इतिहास रहा है, अतः कथन एक सही है, जबकि कारण आर गलत है, क्योंकि पाश्चात्य देशों किसानों को अधिक राज्य सहायता दी जाती है जबकि हमारे देश में कम दी जाती है, अतः विकल्प सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम अभी देख तो रहे हो आप लोग किसानों के ऊपर कितना आंदोलन चल रहा है, आज तक तो चल ही रहा है, पिछले 1 साल से देख तो रहे हो आप लोग। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है, किस चीज से? यानी संघीय सरकार के अगर घाटों की बात करते हैं तो ज्यादातर जो कंप्लीट की जाती है वो कैसे की जाती है? कर के द्वारा, घरेलू उधारों से, विदेशी उधारों से, या कागजी मुद्रा छाप कर। मुद्रा छाप करके तो आप वैसे ही नहीं कर सकते, नहीं मुद्रा छापना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। कर से भी नहीं, सबसे बड़ा तो नहीं होता है, घरेलू उधार लेकर के ही आप राजकोषीय घाटे को कम कर सकते हो। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति घरेलू ऋण और अन्य देयताओं के माध्यम से की जाती है। 2015-16 में घाटे का लगभग 98% जो है वो घरेलू संसाधनों द्वारा यानी घरेलू लोन वोन के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 96, केंद्रीय बजट 2016-17 के अनुसार कितनी आय होने पर 15% से अधिक अधिकार देना होगा? 2016-17 की बात हो रही है, तो उस टाइम के हिसाब से जो स्लैब रेट है अगर मैं उसकी बात करता हूं तो क्या बोला हुआ है, 50 लाख, 1 करोड़, 75 लाख, या 1 करोड़ से ऊपर या 1 करोड़? तो मेरे ख्याल से हमारा करेक्ट आंसर ये है। उस टाइम पे 15%, अभी स्लैब रेट चेंज हुए हैं तो आपको स्लैब रेट थोड़ा देखना पड़ेगा। केंद्रीय बजट 2016-17 के अनुसार 1 करोड़ रुपए वार्षिक से अधिक आय होने पर 15% का अधिभार देय होगा। वर्तमान बजट 2020-21 में भी 1 करोड़ से ऊपर किंतु 2 करोड़ रुपए से कम आय पर 15% का अधिकार देना होगा। 2 करोड़ के ऊपर चीजें अलग चेंज की गई है। मैंने कहा ना नया स्लैब रेट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 97, संघीय बजट 2006-7 की अगर हम बात करते हैं, सेवा कर 10% से बढ़ा कर दिया गया। 2006-7 में क्या किया गया, सेवा कर को बढ़ाया गया, कितने परसेंट, 11%, 12%, 13% या 15%? 2005 का क्वेश्चन है तो उस टाइम पे इसे किया गया था 12%। वर्ष 2006-7 में संघीय बजट में सेवा कर को 10% से बढ़ा करके 12% कर दिया गया था, सर्विस टैक्स जिसे आपको कहते हैं। वित्त वर्ष 2012-13 में नकारात्मक सूची में वर्णित सेवाओं को छोड़कर सब सेवाओं पर 12% की सेवा कर का प्रावधान किया गया था, यानी बोल दिया गया था सब पे 12% का ही डाल दो, अनलेस वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं आती है। 2015-16 में इसको और बढ़ा करके 14% कर दिया गया। 16-17 में सेवा कर को 14% रखा गया, परंतु 0.5 का स्वच्छ भारत उपकर यानी सेस लगा दिया गया और 0.5% का कृषि कल्याण उपकर आरोपित कर दिया, जिसकी वजह से अभी जो हमारा करंट पड़ रहा है, क्योंकि 0.5% यहाँ आ गया, 0.5% यहाँ आ गया, 14% ये है, तो टोटल 15% जो है अभी देना पड़ रहा है। ठीक है, वर्तमान में उसको वस्तु और सेवा कर पर डाल दिया गया, यानी कि जो हमारा सर्विस टैक्स था, अभी तो सर्विस टैक्स का आपको पता ही है कि जीएसटी के अंदर हमने डाल दिया है उसे।
क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं तो संघीय बजट 2005-6 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को आयकर देने की छूट है। यानी कितने रुपए तक आयकर देने की छूट कर रहे 2005 के हिसाब से? 1 लाख रुपए तक, 1.5 लाख रुपए तक, 85 लाख रुपए तक, या फिर 2 लाख रुपए तक के लिए कितना हमने किया है? 2005 का क्वेश्चन है। तो जिस टाइम की बात हो रही है 2005 की, उस टाइम पर 1.5 लाख यानी 50 लाख, 1.5 लाख रुपए तक वार्षिक अगर आपकी है तो आपको कर युक्त, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। वर्तमान में ये राशि 2.5 लाख रुपए तक आय मुक्त है। 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए 5 लाख रुपए है कि 5 लाख तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 ए और आर, हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है। यानी कि अगर हम हीनार्थ के लिए करते तो मुद्रास्फीति होगी। अच्छा, क्या बोला हुआ है? इससे मुद्रास्फीति की आपूर्ति वस्तु और सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तु और सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है, मुद्रा बढ़ जाती है। देखो, बातें तो रिलेटेड है। अब सही व्याख्या है कि नहीं है ये हमें बताना है कि सही व्याख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते जरा ऊपर क्या बोला हुआ है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, पर ये सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सही है, आर गलत है। ये कह रहा है ए गलत है, आर सही है। ये दोनों तो वैसे ही गलत हो जाते क्योंकि मैंने कहा दोनों रिलेटेड और दोनों बातें सही है। और रियल बात यह है कि इसकी व्याख्या भी सही है, इसीलिए ए हमारा करेक्ट आंसर है। हीनार्थ प्रबंधन अर्थात घाटे की पूर्ति के लिए नए नोट छापना। अगर नए नोट आप छाप देते हो तो इससे मुद्रास्फीति होती है। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन पे ही कहा था कि कागजी मुद्रा तो आप छाप नहीं सकते। इससे क्या होगा? मार्केट में मुद्रा ज्यादा पहुंच जाएगी और वस्तु और सेवाएं कम रहेंगी। अतः दोनों ही वाक्य क्या है? सही है, कथन और कारण सही है और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 100, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सॉरी, मुझे पता है आज वॉइस थोड़ी इतनी ज्यादा क्लियर नहीं रही है और थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस भी रही है, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से, बट उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में ऐसा कुछ ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 100 ये है, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति से का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होगी। हमने अभी कहा है कि अगर घाटे को आप खत्म करने के लिए नोट छापते चले जाते हो, नोट छापते चले जाते हो, तो इससे क्या होता है? मुद्रास्फीति होती है। यानी मार्केट में पैसा जो है ना, मनी जो है, मुद्रा जो है, वो जरूरत से ज्यादा हो जाएगी। लोगों के पास सामान कम होगा, सामान जो है लोगों के पास कम होगा, पैसा बहुत होगा। तो जब पैसा होगा तो लोग क्या करेंगे? अननेसेसरी ज्यादा पैसा देना चाहेंगे और चीजों के रेट बढ़ा देंगे। क्योंकि तुम्हारे पास भी 100 रुपए, मेरे पास 110 रुपए, मैं रेट लगा दूंगा, तू 100 का मत दे, 110 का दे। और एक ऐसा मार्केट जहां पर क्या हो रहा है कि कंज्यूमर से ज्यादा दुकानदार क्या देखेगा? वो तो अपना फायदा देखेगा, उसे जो ज्यादा पैसे देगा वो उसको बेचेगा। तो अगर हम नोट छाप छाप करके क्या करते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं, घाटे को कम करते हैं, तो इससे क्या होगा? देश में मुद्रास्फीति हो जाती है। तो ये हमारा डी करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, तो इसी के साथ हमने 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हैं। आई नो आज की वीडियो में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही है, तो उसके लिए आई रियली अपोलोजाइज। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करें, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। और मुझे भी कुछ सजेशन हो, कोई एडवाइस हो तो प्लीज मुझे उसके बारे में बताएं कि क्या मैं और कर सकता हूं अपने वीडियोस को अच्छा बनाने के लिए। बाकी इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप खुद से भी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। वॉइस के लिए मैं माफी मांगता हूं क्योंकि मेरी तबीयत एक्चुअली बहुत खराब है, पर मुझे वीडियो लानी थी तो मैं ले आया हूं। ठीक है, मेरी तबीयत अभी सही नहीं है, बट आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगा, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।